नमस्कार। आप सभी साथियों को मैं रवि यादव सादर नमस्कार करता हूं। आज ये मौका नहीं है कि मैं ये कहूं कि सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं कभी भी ये शो नहीं करना चाहता था। मैं या हमारे जो वरिष्ठ इस समय उपस्थित हैं स्टूडियो में, या जो भी देखने वाले भी लोग हैं, कोई भी इस शो के लिए तैयार नहीं था। तो बिल्कुल भी स्वागत जैसी कोई बात इस शो में नहीं है किसी के लिए भी। ईश्वर करे कि ना तो आप आने वाले समय में ऐसे किसी शो में शामिल हों, और ना ही हम लोगों को ऐसा कोई शो करना पड़े। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह के शो भी करने पड़ रहे हैं, और ये समझ में नहीं आता है कि कैसे किया जाए। न बोलने वालों को समझ में आता है, किसी को फोन करके भी बोले तो क्या बोले। इसलिए आज ना ही पटल पर किसी का नमस्कार, नमन या हार्दिक स्वागत है। सिर्फ यह है कि हम आज जिनके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, बस उनको श्रद्धांजलि देने का मकसद है। क्योंकि ये जो खामोशी है, इस बात का बहुत दुख है। कल अपने वरिष्ठों से भी बात हुई कि जिस कद के लोग हमारे अपने जो जा रहे हैं दुनिया से, वो इससे बेहतर विदाई डिजर्व करते थे। मतलब इस अब तो कल्पनाओं की बात है कि अगर डॉक्टर साहब नॉर्मल जिंदगी जब चल रही थी हम सब लोगों की, अगर उसमें वो विदा होते। देखिए, ये सही बात है कि हम सबको एक दिन विदा होना है, लेकिन इस समय पर विदा होना ऐसा होता है कि ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है, ना कोई रिश्तेदार जा सकता है। तो मैं ये दुआ करता हूं कि ऐसा दूसरा शो हम लोग दोबारा ना करें, ना ही आपको शामिल होना हो। जिस तरह का हम अब तक करते रहे, हमें वही करने का मौका मिले। हम सबके इमोशंस बहुत हाई हैं। हो सकता है हम बिल्कुल अंत तक अच्छे से कर सकें, हो सकता है बीच में दिक्कत हो, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि तो देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वो हम देंगे। मैं एक छोटा सा वीडियो श्रद्धा सुमन के तौर पर पहले उनको अर्पित करता हूं, और उसके बाद फिर हम उनकी यादें और उनके कुछ गीत ताजा करेंगे। खुशी में खुश हुए तो गम में घबराना ही पड़ता है। जिए कितना ही कोई फिर भी मर जाना ही पड़ता है। मिलन की ठंडकों के बाद बिछुड़न की जलन भी है। मिलन की ठंडकों के बाद बिछुड़न की जलन भी है, कि नदिया में नहाकर रेत पर आना ही पड़ता है। जिए कितना ही कोई फिर भी मर जाना ही पड़ता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब जैसे लोग आंखों से ओझल तो हो सकते हैं, मगर मरा नहीं करते। वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहते हैं। डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना, जिन्हें पूरी दुनिया डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को गांव उमरी कला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एमएमएच कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने देश विदेश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। उनका सृजन संसार बहुत बड़ा है। उनके अनगिनत गीत संग्रह, गजल संग्रह, कविता संग्रह, दोहा संग्रह, हाइकू संग्रह, उपन्यास और यात्रा। वो हिंदी की अनेक विधाओं में सृजन कर रहे थे, और देश विदेश के मंचों पर उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ सुना जाता था। महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा व ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथों सम्मानित होने के अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य अवार्ड, साहित्य भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान व हिंदी गौरव सम्मान जैसे 250 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए। जो हमेशा मंचों से सुनाते थे कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। 29 अप्रैल की शाम करोड़ों साहित्य प्रेमियों को मायूस करके वो बैकुंठ यात्रा पर निकल गए।
आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब जैसे लोग अपनी कविताओं और लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। रवि यादव, रवि पटल, सभी साहित्य प्रेमियों व हम सभी अपनों की तरफ से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को विनम्र श्रद्धांजलि व शत शत नमन। एक छोटा सा वीडियो उनके सम्मान में। डॉक्टर साहब के बारे में सभी लोग इतना जानते हैं, उनके सृजन संसार के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि वो बहुत सोशल थे और कोई भी किसी भी तरह का कोई व्यक्ति उनसे कभी कोई मदद मांग ले, कभी उन्होंने मना नहीं किया, हमेशा सबके लिए खड़े रहते थे। उनसे जुड़े बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे संस्मरण यकीनन ताज़ा करेंगे। उनकी कुछ गीत, उनकी कुछ रचनाएं भी हम लोग यहाँ पर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिनों इसी पटल से जब मुझे मौका मिला था उनको सुनने का, तो उस वक्त की भी कुछ चीजें हम लोग जरूर ताज़ा करेंगे। मैं सबसे पहले इस क्रम में डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी हैं, बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी कवियत्री हैं, और उनका एक खास रिश्ता जो है डॉक्टर साहब के साथ रहा। डॉक्टर साहब के जीवन में एक कमाल का एक कोइंसिडेंस है कि उन पर जो सबसे पहली पीएचडी हुई वो हिसार के रहने वाले थे डॉक्टर मधुसूदन पाटिल साहब। पहली पीएचडी डॉक्टर साहब के अंदर उन्होंने की, और डॉक्टर साहब के जीवन काल में जो आखिरी पीएचडी हुई वो आदरणीय अल्पना सुहासिनी जी ने की। अल्पना सुहासिनी जी भी हिसार से हैं, तो वो कई बार कहते थे कि मैं हिसार से शुरू हुआ और मैं हिसार पर ही खत्म हुआ पीएचडी के मामले में। तो आज अल्पना जी साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि अल्पना जी को मैं सबसे पहले लेकर आऊं और उनके जो श्रद्धा सुमन है अपने गुरु के प्रति वो हम लोग उनसे सुने, उनके संस्मरण, उनके गीत। अल्पना जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ। और आज वाकई बहुत अजीब सा दिन है। मतलब हमने किसी ने भी न चाहा था, न सोचा था दूर दूर तक कि इस तरह का हादसा भी पेश आएगा, और वो भी ऐसे दौर में कि हम उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। गुरु जी से मिलना, उन्हें जानना मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक ऐसे वट वृक्ष, एक ऐसे महान व्यक्तित्व, लेकिन सरलता की प्रतिमूर्ति, जिनकी छत्र छाया में न जाने कितने नवांकुरों ने अपने पर फड़फड़ाना सीखे, न जाने कितनों ने उड़ान भरनी सीखी। ऐसे विराट व्यक्तित्व का सानिध्य मिलना, एक पिता की तरह उनका आशीर्वाद मिलना, और कुछ गलत होने पर डपट भी मिलना, ये बेशकीमती दौलत है। ये एक व्यक्तिगत क्षति है। मैं जितने भी लोगों से बात मेरी हुई है इस दौरान, जो भी उनके सानिध्य में चाहे थोड़ी देर के लिए ही आए, उन सभी ने ये स्वीकारा कि ये उन सभी के लिए व्यक्तिगत क्षति है। हालांकि कहा जाता है कि कलाकार कभी नहीं जाते, वो इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन शायद वो देवालय हमसे छूट गया जहां जाकर के हम शीश नवाते थे, एकत्र होते थे। कोई अक्स मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनकी क्षति पूर्ति कैसे हो। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता शायद से। एक ऐसे व्यक्तित्व जो पहली ही मुलाकात में आपके साथ इस तरह आत्मीयता का रिश्ता बना लेते थे कि आप जो है जरा सा भी अपने आप को उनसे दूर नहीं महसूस करते। मेरा सौभाग्य रहा कि पीएचडी के सिलसिले में बेचैन सर से मेरी मुलाकात हुई, और शादी के बाद उस दौरान मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर रही थी और बच्चे छोटे थे तो उन्हीं की देख रेख और सब। मैं पहली बार जब उनके घर गई, मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलता। ऐसा लगा जैसे पावन मंदिर में आ गई हूँ। एक तरफ आंटी बैठी थी, पुस्तकें पढ़ रही थी, और एक तरफ सर पठन पाठन में लगे थे। इतना पावन और पुनीत दृश्य कि
मतलब आपको वहां जाते ही एक सकारात्मक अनुभूति अपने भीतर महसूस हो, ऐसा माहौल एकदम। बेचैन सर को बेचैन सर बनाने में आंटी का पूरा पूरा योगदान रहा, संतोष कुंवर आंटी। जिस तरह से बेचैन सर तमाम व्यस्तताओं से घिरे रहते थे, दोस्तों की महफिलें, उन सब में आंटी ने जितने प्यार से, जितने स्नेह से हम सभी को माँ जैसा जो प्यार दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। इतने इतने लोगों के साथ बिल्कुल उसी एकात्मकता के साथ, उतनी ही आत्मीयता के साथ सबसे मिलना। और आज मैं सबसे ज्यादा अगर दुख महसूस कर रही हूँ तो आंटी के लिए, और वंदना दीदी जिस तरह से इतने दिन से संघर्ष कर रही थी, लगातार उनको बचाने की जद्दोजहद, शरद जीजा जी जिस तरह से लगे हुए थे, अगर ये मेहनत सफल हो जाती तो क्या ही बात होती। आज वो लोग, हम मैं वाकई बहुत दुखी हूँ इस बात से कि बिल्कुल अकेले अपने घर में कैद हैं, हम उनका दुख बताने भी उनके पास नहीं जा पा रहे नहीं हैं। जा सकते। ये बहुत बहुत दर्द के पल हैं, बहुत तकलीफ के पल हैं, बहुत तकलीफ देह पल हैं, और सर को ऐसे जाना नहीं चाहिए था। अभी कितने ही काम, मैं अपराध बोध से भी कहीं ना कहीं ग्रसित हूँ, क्योंकि कई बार चर्चा हुई सर से कि उन्हें आत्मकथा लिखनी थी, और उन्हें जो है कवि सम्मेलनों का इतिहास उन्होंने हाँ, लगभग 50 वर्षों का एकत्र किया था। वो जिस भी सम्मेलन में जाते थे उसको पर्ची पर या डायरी में नोट कर लेते थे। वो बहुत संक्षिप्त होता था कि कौन मुख्य अतिथि है, कैसा आयोजन है, कौन कौन पढ़ रहे हैं, उन सभी की दो दो पंक्तियां। उनका बड़ा सपना था कि ये जो है कवि सम्मेलनों का इतिहास जो है वो सबके सामने आए, और उसके कई संस्करण निकलने थे। प्रकाशक से भी बात हो चुकी थी, और उसका काम हमने चूंकि सर की टाइपिंग की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने कहा था कि सर मैं आपकी मदद किए देती हूँ। हमने वो शुरू किया भी सिलसिला, काफी सारा काम उसमें टाइपिंग का हुआ भी, लेकिन वो स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। मैं 3-4 दिन से लगातार ये दर्द, ये तकलीफ, ये कसमसाहट अपने भीतर, और एक आत्मकथा का जो उनका सपना था वो भी अधूरा रह गया, आत्मकथा लिखने का, क्योंकि आंखों में उन्हें बहुत परेशानी रहने लगी थी परेशानी रहती देखने में। फिर भी बावजूद उनके उनके जीवट, उनके साहस को मैं सलाम करती हूँ। ये हमें सीखना है। बेचैन सर ने जो रिक्तता की है ना, वो हमें अब सीखनी है। वो एक बहुत बड़ी चुनौती हम सभी को दे करके गए हैं कि विपरीतताओं में भी व्यक्ति को सकारात्मक कैसे रहना चाहिए, विषम परिस्थितियों में भी लगातार सक्रियता बनाए रखना क्या होता है, जीवट क्या होता है, साहस क्या होता है। ये अगर सीखना हो तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से सीखना चाहिए। रात के 3-3 बजे तक वो लगातार टाइपिंग पे लगे रहते थे, क्योंकि स्पीड स्लो थी, तो इसीलिए वो कहते थे कि रात का समय मेरा है, कोई आता जाता नहीं है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं होती। ये जीवट सीखना होगा। हर एक क्षण का सदुपयोग कैसे करना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात अगर सीखने की है, मैंने अपने पटल पे भी कल ये बात लिखी थी कि रचनाकार होना एक उपलब्धि हो सकती है, सभी कोई भी अगर रचनाकार है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आप व्यक्तित्व कैसे हैं। कैसे, बिल्कुल। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना विराट, इतनी ऊंचाई पर होकर के कोई इतना सहज सरल हो कैसे सकता है। और यकीनी तौर पर उनका ये सहज स्वभाव ही उन्हें औरों से इतर करता है। करता है। ये कुछ डिस्टरबेंस शायद आ रही जी है, जी, आपको शायद आवाज आ शायद। रही है क्या? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही तो मैं कोशिश करती हूँ उनकी एक रचना जो है, कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाती, लेकिन फिर भी। है। जी, हम लोग अल्पना जी, बहुत सारे लोग जो उनके लिए जो भी लोग अपना नमन श्रद्धांजलि लिख रहे हैं, हम सब का दर्द बराबर है, जो लोग स्क्रीन पर हैं या जो लोग स्क्रीन पर नहीं हैं। सभी लोग दुखी हैं। लेकिन आज मैं कमेंट्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज का जो जो एक श्रद्धांजलि सभा का एक जो वो है वो रहे। जी अल्पना जी, तो पिताजी मेरे बचपन में ही चले गए थे, लेकिन यकीन मानिए मैं 2 दिन से बिल्कुल, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिताजी आज गए। क्योंकि अपने पिता को मैंने देखा नहीं, बहुत ज्यादा जाना नहीं, बहुत छोटी थी, लेकिन बेचैन सर का जो आशीर्वाद जिस तरह से एक पिता की तरह मिलता रहा, तो 2 दिन से लगातार यही लग रहा है कि शायद पिता आज गए हैं। जी।
तो उनके स्मरण करते हुए ये उनकी ही पंक्तियां हैं। पता नहीं मैं कितना साथ दे पाऊंगी इन पंक्तियों का, आप लोग भी अगर दे पाए तो। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी और निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। तूने फूल भी कांटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। अगर वंदना दीदी और परिवार के लोग सुन पा रहे हैं, मैं उनका उनका दर्द जो है ना, सच में मैं बहुत कसमसाहट से भरी हूँ इस समय की उनका दर्द जो है। तूने फूल भी कांटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी, तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों का अपने, सुख दुख दोनों का अपने, घर में आना जाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। यह जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो तू दीवाना हो जा, या तो तू दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। मैं उनकी इस रचना से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि सर, आप हमेशा हमेशा हम सभी के दिलों में जीवित रहेंगे। और आप हमेशा कहते थे कि मौत एक अटल सत्य है। और मुझे बहुत तकलीफ है, एक बार मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने कहा था कि अल्पना, मैं ये चाहता हूँ कि जब जब मेरी मृत्यु हो। मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नहीं नहीं कह रहे कि इंटरव्यू में मत लिखना, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो और मेरी शव यात्रा निकाली जाए, तो सब लोग जो मेरी शव यात्रा के पीछे चल रहे हों, तो वो मेरा ये गीत जरूर गाएं कि सूखी मिट्टी। कल्पना मगर जी, बहुत अफसोस कि ये शव यात्रा भी नहीं हो पाई। नहीं हो हम पाई। चाह कर भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। सर, देखिए, हम वही है बहुत कि क्षमा प्रार्थी हैं। दरअसल हम जिस दौर में है, सारे लोग, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। कल्पना जी, मुझे याद है कि कल पहली बार मुझे अल्पना जी से ही मालूम हुआ और उसके बाद हम दोनों करीब 2-2.5 मिनट तक फोन पे रहे और किसी ने कुछ नहीं बोला, बस रोते रहे और उसके बाद फोन रख दिया। अल्पना जी, आप अपने आप को संभालें और जो चीज़ें वो छोड़ गए हैं, हम उसका कम से कम अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप आए, अपना ख्याल रखें।